नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करने जा रहे हैं गुजरात के रण में मध्य प्रदेश का कितना दम। दरअसल गुजरात के चुनाव के साथ साथ जब भी कभी मध्य प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों में चुनाव होते हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे वो गुजरात हो, मध्य प्रदेश के संगठन क्षमता के ताकतवर लोगों को वहाँ चुनाव क्षेत्र में लगाया जाता है। संगठन और सरकार दोनों के लीडर वहाँ लगाए जाते हैं। मध्य प्रदेश की तरफ से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के साथ शिवराज सरकार के मंत्रियों में अरविंद भदौरिया, विश्वास सारंग, मोहन यादव, इंदर सिंह परमार, ये ऐसे चमकते सितारे हैं जो गुजरात की राजनीति में, खासतौर से जो मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जिले हैं, वहां प्रचार करेंगे और कांग्रेस को कमजोर करेंगे या बीजेपी को मजबूत बनाएंगे। ये मामला बीजेपी का था। और कांग्रेस की बात करें तो अभी कांग्रेस राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में लगी, लेकिन कांग्रेस ने भी उन नेताओं को काम सौंपने की तैयारी की है जो मध्य प्रदेश गुजरात की सीमा पर असर रखते हैं। उसमें उमंग सिंगार का नाम भी है, उसमें जीतू पटवारी की बात भी हम कर सकते हैं। इसके अलावा कुणाल चौधरी भी हैं जो गुजरात भेजे जाएंगे, ऐसी चर्चा है। इस पूरे मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करेंगे। उसके पहले आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज गुजरात में थे, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी गुजरात में थे। सुन लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा, इसके बाद हम करेंगे चर्चा की शुरुआत। जब यह भूकंप आया था तो मैं युवा मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष था और उस समय हम टीम लेके आए थे कि कुछ सेवा के काम किए जाए, लेकिन धन्य है कच्छ वालों, ऐसा शौर्य और पुरुषार्थ सबको दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब आपने एक नई गाथा विकास की लिखी है, फिर से उठ के खड़े हो गए और सबसे आगे पहुंच गए। आज आपने कच्ची पाग पहना के मेरा सम्मान किया है। अब पाग से बड़ा सम्मान तो कोई हो नहीं सकता अपने देश में। मैं आज आपको वचन देता हूं, इस कच्ची पाग का मान, आपका सम्मान और गुजरात की शान बढ़ाने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। अद्भुत है अपना गुजरात, लेकिन मैं मध्य प्रदेश से आया हूं। नर्मदा जी भी मध्य प्रदेश से ही आती है और नर्मदा मैया ने ऐसा मध्य प्रदेश और गुजरात को जोड़ा है कि हम कभी अलग हो ही नहीं सकते। मैं रोज पेड़ लगाता हूं, आप में से शायद किसी को पता हो ना पता हो। हमने नर्मदा सेवा यात्रा की। जो काम आप धर्म की ध्वजा पताका को लेकर चलने का काम करते हैं, वही नरेंद्र भाई मोदी जी कर रहे हैं, वही अमित शाह जी कर रहे हैं। 370 मोदी जी और अमित शाह जी ने एक दिन के अंदर हटा दी आजादी के बाद से मांग कर रहे हैं। जो पाकिस्तान हमें रोज आंखें दिखाता था ना, आज पाकिस्तान की आंखों में आंखें डाल के जवाब देने वाले व्यक्ति का नाम नरेंद्र भाई मोदी है। और उस नरेंद्र भाई मोदी को हिंदुस्तान की और गुजरात की सत्ता देने वाले आप सब लोग हो। आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को देने वाले आप सब लोग। देखिए, ये संस्कृति आप सबने इसको पाला है, पोसा है, समृद्ध किया है। छुड़ा के खाना विकृति है और स्वयं भूखे रहकर दूसरे को भोजन कराना, ये हमारी संस्कृति है। आज गुजरात का विकास विश्व में गौरवान्वित हो रहा है। कल आपने टीवी देखा होगा, आज की अखबार पढ़े होंगे, G20 देशों के अध्यक्ष, विश्व के अध्यक्ष वाली बात कर रहा हूं, G20 के कौन बने हैं बताओ आप? नरेंद्र मोदी। तो हम सब लोगों ने उनके अंदर विश्व के नेता की छवि देखी और आज भारत माता के माथे को विश्व में गौरवान्वित करने का कोई काम कर रहा है तो नरेंद्र भाई मोदी चल रहा है। मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करने आया हूं। ये वोट अकेला इनके लिए नहीं है, ये वोट भाजपा के लिए नहीं है, ये अकेले मोदी जी के लिए नहीं है, ये मध्य प्रदेश के लिए भी है। बहुत सारे लोगों, बस आप सबके लिए मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी हमारी, और इसलिए हाथ उठा के समर्थन कर दो एक बार पूरी ताकत से, दोनों हाथ उठा के। तो हमने सुना किस तरह से मध्य प्रदेश के जो स्टार प्रचारक हैं गुजरात में
भाजपा की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं। उसमें नरेंद्र मोदी की बात भी हो रही है, अमित शाह की बात भी हो रही है और शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र भी इस पर चर्चा कर रहे हैं। स्टूडियो हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत के लिए मौजूद हैं मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार संदीप पौराणिक जी। स्काइप पर हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार साथी आशीष जोशी जी और इंदौर से मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार जयश्री पिंगले जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत आशीष जी दरअसल आपसे करना चाहता हूं। गुजरात में आपका तजुर्बा है रिपोर्टिंग करने का, खासतौर से उस जमाने में जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे नरेंद्र मोदी, और उसके बाद से जब से नरेंद्र मोदी वहां के मुख्यमंत्री बने हैं, ना तो नरेंद्र मोदी जी ने पीछे पलट कर देखा है और ना बीजेपी ने पीछे पलट कर देखा है। और अब मध्य प्रदेश के भी लोग वहां जाकर मदद कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के बारे में कहा जा रहा है कि वो भाजपा की मदद ज्यादा कर रही है, कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रही है। अब आज की स्थिति में जो गणित है उस हिसाब से बीजेपी का जो संख्या बल है कितना बढ़ने वाला है, कितना घटने वाला है, आपकी राय? और वो कौन से मुद्दे हैं जो भाजपा को मजबूत करते हैं या कमजोर करते हैं? आम आदमी पार्टी की उपस्थिति से वहां की राजनीति में कितने गणित हैं, कितने एंगल हैं, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे। आशीष जी। जी धन्यवाद सर। जैसा आपने कहा कि इस बार जो गुजरात में स्थिति है, लगभग 3 दशक हो गए जब से वहां पर बीजेपी सत्ता में है। लगातार नरेंद्र मोदी जी जब से 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे, उसके पूर्व जैसा भी हमने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को सुना, कच्छ में जिक्र कर रहे थे 26 जनवरी 2001 को आए भूकंप का। और उसके बाद जो जिस तरीके से गुजरात की स्थिति लगातार मजबूत हो रही है भारतीय जनता पार्टी की, हालांकि 2017 के अगर पिछले चुनाव की बात करें तो बहुत कमजोर स्थिति थी बीजेपी की वहां पर, लेकिन अब परिस्थितियां बदली हुई है। 2022 में 2017 जैसी स्थिति नहीं है, और उसके पीछे जो वजह है वो है कि बीजेपी के पास नेतृत्व है और संगठन है। वहीं हम कांग्रेस की बात करें जो कि मुख्य विपक्षी दल है, 2017 में अच्छी टक्कर दी थी बीजेपी को उसने, और एक तरीके से कहें तो नेक टू नेक फाइट थी। लेकिन उस समय की जो स्थिति थी, आज वो स्थिति कांग्रेस के पास नहीं है। कांग्रेस के पास गुजरात में वोटर है लेकिन संगठन नहीं है और नेतृत्व नहीं है। जो बड़े नेता हुआ करते थे अहमद पटेल, वो इस समय नहीं है। 2017 में जो एक 3 युवाओं की तिकड़ी, जिसको हम कह सके हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकुर और जिग्नेश मेवाणी, अब उनमें से 2 लोग आज भारतीय जनता पार्टी के चुनाव टिकट सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। एक जिग्नेश मेवाणी वहां पर जरूर है कांग्रेस के खेमे में, लेकिन वह भी एक तरीके से इररिलेवेंट है। तो यह समझा जा सकता है कि कांग्रेस की स्थिति को, कि कांग्रेस के पास परंपरागत वोटर है लेकिन नेतृत्व नहीं है, संगठन नहीं है। वहीं आम आदमी पार्टी, जैसा आपने जिसका जिक्र किया, इस बार बड़े जोर शोर से उसके नेता अरविंद केजरीवाल गुजरात में घूम रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के पास मुद्दे जरूर हैं, वो लोक लुभावने नारों के साथ है, लेकिन उसका संगठन अभी नहीं है गुजरात के अंदर। क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति हम देखते हैं, एक समय वो जनता दल की बी टीम हुआ करती थी, यानी जनता दल की सहयोगी दल हुआ करती थी, जनता दल के साथ वो सहयोगी के रूप में सरकार में आई थी, लेकिन धीरे धीरे वो नंबर 1 हो गई और जनता पार्टी का अस्तित्व ही खत्म हो गया गुजरात के अंदर से। तो ये स्थिति है जो कि उसकी पीछे लंबी एक मेहनत है। जैसा लोग कहते हैं कि गुजरात में नरेंद्र भाई मोदी ने संगठन महामंत्री के तौर पर भी बहुत लंबे समय तक काम किया है, उसके नेतृत्व थे। केशुभाई पटेल का जिक्र करना चाहूंगा। एक समय शंकर सिंह वाघेला जो पहले बीजेपी में थे, बाद में कांग्रेस में चले गए, लेकिन सुरेश मेहता कच्छ में, जहां शिवराज सिंह जी प्रचार कर रहे थे, वो कच्छ में सुरेश मेहता दमदार नेता हुआ करते थे। सूरत में कांशीराम राणा मजबूत नेता हुआ करते थे। हर क्षेत्र में उसके पास एक दमदार नेतृत्व था और लगातार एक तरीके से संगठन भी मजबूत किया उन्होंने और नेतृत्व भी रहा। आज इस स्थिति को देखें तो कांग्रेस के पास अहमद पटेल इस चुनाव में नहीं है, स्वर्गीय हो गए हैं। वही शक्ति सिंह गोहिल जो पिछले 3 दशक से कांग्रेस की राजनीति कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं, वो है इसमें। अर्जुन मोढवाडिया है, वही यानी नया नेतृत्व जो, जैसे मैंने कहा कि 2017 में उभरा था, लेकिन उन 3 में से 2 आज बीजेपी के साथ हैं, एक उनके खेमे में है। तो एक पूरी स्थिति को समझा जाए तो उसकी सबसे बड़ी वजह है कि कांग्रेस के पास वोटर जरूर है लेकिन नेतृत्व नहीं है, संगठन नहीं है। और आम आदमी पार्टी। आशीष जी, दरअसल बातचीत के दूसरे दौर में मैं आपसे जानना चाहूंगा, समझने की कोशिश करेंगे कि आम आदमी पार्टी किसका नफा करेगी, किसका नुकसान करेगी और खुद कितने फायदे में होगी, क्योंकि ये उसका पहला चुनाव है और उसने कम से कम मीडिया के जरिए, अखबारों के जरिए ये उपस्थिति दर्ज कराई है कि लोग अब उसे कांग्रेस के पहले जोड़ने लगे हैं और वहां का अल्पसंख्यक भी
थोड़ा उसकी तरफ झुकता हुआ दिख रहा है। मैं लौटूंगा आपके पास। संदीप जी, दरअसल पूरा मामला इस बात पर निर्भर है कि छोटा भाई और मोटा भाई का राज्य है। नरेंद्र भाई मोदी और अमित शाह का राज्य है गुजरात। अगर वहां बीजेपी का प्रदर्शन थोड़ा भी कमजोर होता है तो फिर ये बात पूरी पार्टी पर आती है और इस पर लोग सवाल खड़े करेंगे कि नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व का जादू घटने लगा है, क्योंकि उनके गृह राज्य में भी उनकी स्थिति कमजोर हो रही है। आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी इस पूरे संघर्ष को त्रिकोणीय बनाती है, या बीजेपी को फायदा पहुंचाती है, या कांग्रेस की अनुपस्थिति में इसलिए शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि उनके युवराज और आज की तारीख में सबसे कांग्रेस के चर्चित लीडर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के चलते मध्य प्रदेश में आएंगे और थोड़ा बहुत उनका समय गुजरेगा गुजरात में, लेकिन उन्होंने गुजरात के चुनाव को अपनी यात्रा में फोकस नहीं किया है। प्रियंका गांधी भी हिमाचल के बाद वहां फोकस कर रही हैं गुजरात पर। सोनिया गांधी जी बीमार होने की वजह से नहीं है, और अहमद पटेल का तो बार बार जिक्र हो रहा है कि वो कमी कांग्रेस को बहुत खल रही है, बड़ी महसूस हो रही है। और जो 3 लोगों की बात की है आशीष जोशी ने, वो तीनों युवा लीडरों में से 2 बीजेपी में है, 1 कांग्रेस में है। आपको क्या लगता है कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा? ये तो हम नहीं कहते, लेकिन ये ऊंट कितना पहाड़ के नीचे आएगा और कितने लोग इस ऊंट के नीचे आएंगे, आपकी राय? देखिए राघवन जी, गुजरात का चुनाव देश की राजनीति को प्रभावित करने वाला चुनाव लग रहा है अभी की स्थिति में, क्योंकि वहां पर बीजेपी की जीत और हार सीधे तौर पर केंद्रीय नेतृत्व पर असर डालेगी। जैसा आपने कहा कि छवि प्रभावित होगी। बीजेपी इस चुनाव को, मुझे जो लग रहा है, वो गुजरात की अस्मिता को लेकर लड़ रही है। वो ये कह रही है, आपने नरोत्तम मिश्रा का भी जो बयान सुना, वो ये बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी दुनिया के नेता बन गए हैं। तो वहां ये लोगों के मन में बिठाने की कोशिश हो रही है। और एक बात और की उन्होंने, कि उस पाकिस्तान से जिससे कभी हम इस बात से डरते थे कि वो आतंकवादी घटनाएं कर सकता है, उस पाकिस्तान की आंख में आंख डालकर अब भारत बात कर रहा है, ये भी उन्होंने जोड़ा है। मैं वही कह रहा हूं आपसे कि ये जो चुनाव गुजरात का हो रहा है, इसको एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री की छवि से जोड़ के देखा जा रहा है जी। और बीजेपी प्रचारित भी कर रही है। स्वाभाविक सी बात है, जब किसी राज्य की, उस राज्य के लोगों की अस्मिता से आप जोड़ देते हैं चुनाव को, तो वो उस प्रवाह में बह जाता है। एक चीज यह है, बीजेपी पक्ष में जो जाती है और लंबे समय से शासन है, वो भी चीजें। जहां आपने कांग्रेस और आम आदमी की पार्टी की बात की है, हम लोग दूर बैठ के ये देख रहे हैं कि वहां त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है। ये बात सही है कि कांग्रेस का कोई वैसा नेतृत्व तो नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर जनता में बीजेपी के खिलाफ माहौल है तो मुझे लगता है कि कांग्रेस का ये वोट प्रतिशत अपना होता है, देश के किसी भी हिस्से में चले जाइए, उसके वोटर अपने हैं, वो बढ़त पा सकती है। दूसरी तरफ आपने जो बात की है, तो आपके आने से अगर नुकसान होगा तो ज्यादा नुकसान कांग्रेस को होगा, क्योंकि वो अल्पसंख्यक वोट पर सेंध मारेगी, और अगर अल्पसंख्यक में सेंध मार देती है तो वहां बीजेपी के लिए सत्ता हासिल करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। और आपके जो है वो लोक लुभावन नारे हैं, तो जो गरीब तबका है वो, क्योंकि अल्पसंख्यकों में गरीबों की संख्या ज्यादा होती है और वो आसानी से आपकी तरफ खसक जाएंगे, तो अगर ऐसी स्थिति बनती है तो मुझे लगता है कि बीजेपी को ज्यादा लाभ होगा। बिल्कुल। और दूसरी बात यह कि अल्पसंख्यक वोट, खासतौर से जो मुस्लिम वर्ग है, वो हमेशा भाजपा के खिलाफ उस पार्टी को वोट देता है जो प्रतिद्वंदिता में भाजपा के बहुत निकट होती है उसको हराने में। तो जब उसे लगता है कि बीजेपी को कौन पार्टी हरा सकती है, सारा वोट उस तरफ शिफ्ट हो जाता है। हमने देखा कि यूपी में समाजवादी पार्टी की तरफ गया एक बार, हमने ये भी देखा कि उत्तर प्रदेश में बसपा की तरफ भी ये वोट गया, और अगर हम बिहार की बात करें तो वहां वो लालू यादव के पास भी गया। और वैसे ही हम सोचें तो दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की तरफ अल्पसंख्यक या मुसलमानों का वोट इसलिए गया क्योंकि उनको लगा कि कांग्रेस तो ठीक है, बीजेपी को पटकनी अगर कोई दे सकती है तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी है, तो उन्होंने एकदम झोले भर भर के वोट दिए उनको। तो इस पूरे मुद्दे पर जयश्री जी, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? जी बिल्कुल। दरअसल पूरा मामला त्रिकोणीय हो गया है। मैं सिर्फ जरा सा रेफरेंस में जाऊंगा थोड़ा सा पीछे, कि जब मध्य प्रदेश में उमा भारती जी पार्टी बीजेपी छोड़कर भारतीय जनशक्ति पार्टी बनाती हैं, और उसके बाद चुनाव में उनकी पार्टी उतरती है, भाजपा उनको नाम मिला था भारतीय जनशक्ति पार्टी, तब बीजेपी के कई लोगों ने यह कहा था कि अगर उमा भारती जी की पार्टी मैदान से हटती है तो बीजेपी को नुकसान होगा और कांग्रेस को फायदा होगा। वजह यह बताई थी कि भाजपा का नाराज वोट अगर उमा जी की पार्टी मैदान में है तो उनके पास जाएगा, और इस वजह से हमको नुकसान नहीं होगा। और हुआ भी यही। उसमें करीब आप देखिए कि
56 के करीब सीटें जीतकर आई थी बीजेपी, जबकि उम्मीद थी कि बीजेपी काफी नीचे आ जाने वाली थी। तो यही गुजरात का सीन लग रहा है कि आम आदमी पार्टी की मौजूदगी से गुजरात में जो गणित है वो कांग्रेस का तो अपनी जगह है, हम इस पर और विस्तार से बात करेंगे, लेकिन आम आदमी के पार्टी के मैदान में होने से भाजपा को कितना लाभ नुकसान हो सकता है, यह आपसे हम जानना चाहेंगे। देखिए यूबी, भाजपा का जो वोट बैंक है कुल मिलाकर वो बहुत ही इंटैक्ट है, और चूंकि मोदी और अमित शाह दोनों इतना एग्रेसिव कैंपेन कर रहे हैं वहां पर, तो उसके लिए तो कोई विचार ही नहीं किया जा सकता कि भाजपा को कोई लूप होल्स होंगे और उसका वोट आम आदमी पार्टी में जाएगा। आम आदमी पार्टी को यूपी हम जिस तरह से समझ रहे हैं, जिस तरह हिंदुत्ववादी एजेंडे के साथ वो आगे आ रही है, और कई इश्यूज हैं जिस पर उसने बीजेपी की तरह ही और उससे भी स्ट्रॉन्ग अपना एक अपना उसने विजन रखा है, अपनी बात रखी है हिंदुत्व के एजेंडे पर। तो जो भी नुकसान होगा आम आदमी पार्टी का वो प्रोबेबली कांग्रेस की तरफ ही जाता हुआ दिखता है। और देखिए, कांग्रेस का जो लास्ट इलेक्शन था वहां पर, दैट वाज वेरी अनप्रेसिडेंटेड इलेक्शन, क्योंकि तब 70 से ज्यादा सीटें कांग्रेस लेकर गई, और मुझे लगता है कि ये करीबन 20 साल बाद हुआ था कांग्रेस की पॉलिटिक्स में कि उसको 20 से इतने मेजॉरिटी में इतनी ज्यादा सीटें मिली थी। तो उसके रीजंस बहुत अलग थे। एक तो पाटीदार आंदोलन था, दूसरा जीएसटी वाला मामला था, नोटबंदी का मामला था, सूरत में एक लंबे समय तक मतलब जहां वहां पर जो इंडस्ट्रीज है उन सबका एक अनरेस्ट था जो कि सड़कों पर था, तो उसको बीजेपी ठीक से एड्रेस नहीं कर पाई थी। उसका सारा फायदा कांग्रेस को मिला, और कांग्रेस 2017 के चुनाव के बाद से सॉफ्ट हिंदुत्व पर आई। राहुल गांधी ने अपनी एक अलग इमेज, पप्पू इमेज को धो डाला, मतलब जिस तरह से मीडिया में स्प्रेड था, उनके बारे में फैला हुआ था, और एक अलग सोशल मीडिया कैंपेन बहुत हिट रहा वो। और मतलब विकास गांडोत है जो एक चल रहा था नारा बिफोर दैट, वो जनता का अनरेस्ट शायद कांग्रेस को उसका फायदा मिला बहुत जबरदस्त तरीके से। बिल्कुल इस बार कोई भी ऐसे इश्यूज नहीं है जो कांग्रेस के लिए जाते हुए दिखाई देते हैं, और आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से अपने को प्लेस किया है, तो लगता है कि पंजाब जैसी सफलता तो आम आदमी पार्टी के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन उसका एक चार्म है, उसका एक अट्रैक्शन है आम आदमी पार्टी का, उसकी मोहल्ला क्लिनिक्स, उसके नीचे की बस्तियों में जाकर काम करना, और जिस तरीके से उनके स्कूल्स हैं, तो एक मॉडल तो केजरीवाल ने खड़ा किया है। और केजरीवाल मॉडल जो है वो शायद गुजरात में कहीं ना कहीं एक अच्छी जगह आपको बनाते हुए दिख रहा है। बिल्कुल, फ्री की बिजली और फ्री का पानी, ये भी एक बड़ा मुद्दा है, जैसा कि चर्चा में आया कि जो कमजोर वर्ग है उसके लिए मुफ्त की चीज कई बार चुनाव में बड़ा इश्यू बनती है, और कई बार वोट भी शिफ्ट होता है। लेकिन आशीष जी, नरेंद्र मोदी जी इस बात को बार बार दोहराते हैं कि जब से बीजेपी सरकार में आई है किसी की भाईगिरी नहीं चल रही। उन्होंने वहां 2-3 भाइयों के जिक्र भी किया कि कोई लतीफ भाई हुआ करते थे, महीना वसूली, हफ्ता वसूली। तो व्यापारी वर्ग को भाजपा में सत्ता में आने के बाद से व्यापार करने में कोई दिक्कत नहीं हुई, उद्योगपतियों को दिक्कत नहीं हुई। तो उनका कहना सीधा से था कि अगर बीजेपी को आप कमजोर करेंगे या कमजोर होगी या सत्ता से बाहर जाएगी तो फिर ये आपको दिक्कत पैदा हो जाएगी व्यापार करने में। लोग कहते हैं कि कम से कम व्यापार तो ठीक से हो रहा है, गुजरात में शांति, कोई दंगे नहीं हो रहे हैं, तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है। बाकी उद्योग की बात तो ठीक ही है, गुजरात से बहुत बड़ी संख्या में एनआरआई हैं, विदेशों से पैसा आता है, लोग वहां काम भी करते हैं, चैरिटी भी करते हैं। लेकिन जो बात नरेंद्र मोदी ने की है कि अगर बीजेपी नहीं थी तब यहां बहुत भाईगिरी होती थी, गुंडागर्दी होती थी, क्या ये इश्यू दोबारा से फिर इस चुनाव के मुद्दे बनेंगे? आपकी राय? बिल्कुल, जैसा अभी राघवेंद्र जी आपने कहा, लतीफ का जिक्र किया, आपको फिल्म या ध्यान हो, फिल्म रईस भी लतीफ के कैरेक्टर पर बनी हुई फिल्म है जी। और आप देखें तो ये 90 के दौर में, 90 से पहले लतीफ का एक टेरर अहमदाबाद के अंदर हुआ करता था, और जिसके कारण से जो आज व्यापार जो शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है, गुजरात में इंडस्ट्रीज में कोई यूनियनबाजी नहीं है और सारे उद्योग धंधे ठीक से चल पा रहे हैं। उद्योग चल रहे हैं इसलिए क्योंकि यूनियनबाजी वहां नहीं है, वहां पर ठीक ढंग से काम हो रहा है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई है, वाटर सप्लाई हो रही है। जैसा आज जैसे भावनात्मक जैसे जिक्र शिवराज जी ने भी किया, नर्मदा का जिक्र किया, नर्मदा गुजरात की लाइफलाइन बनी हुई, नर्मदा का पानी कच्छ तक जा रहा है, यानी कहाँ सरदार सरोवर डैम केवड़िया और कहाँ कच्छ, वहां तक पानी उसका जा रहा है। गुजरात में एक तरीके से नर्मदा के कारण से जो वाटर की समस्या थी वो भी पूरी तरह से हल हो चुकी है। और जैसा आपने कहा, लॉ एंड ऑर्डर को एक कहीं ना कहीं एक दुखती रग है गुजरात की,
लोगों को, पुराने लोगों को याद दिलाने की कोशिश की लतीफ के जरिए उन्होंने, या पूरे ने, कि भाई जो स्थितियां पहले थी वो कहीं दोबारा लौट ना आए। और जैसा आप बता रहे थे मुद्दे गुजरात में, ऐसा नहीं कि मुद्दे नहीं है, बहुत मुद्दे हैं गुजरात के अंदर। बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, एजुकेशन के प्राइवेटाइजेशन का मुद्दा है, बहुत सारे मुद्दे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने शुरू में कहा कि चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, उसके पास संगठन नहीं है, लीडरशिप नहीं है, और उसके लोगों में, अगर आप तो राघवेंद्र जी क्रिकेट के बहुत बड़े जानकार हैं, ऐसा नहीं कि लूज बॉल नहीं आ रही है, लेकिन जिस बॉल पर छक्का लगना चाहिए कांग्रेस उस पर एक ही रन ले पा रही है। हम ताजा उदाहरण है मोरबी का, 150 लोगों की इस हादसे में डेथ हो गई, लेकिन उस मुद्दे को भुना नहीं पाई कांग्रेस कहीं से भी। और अगर यही स्थिति, अगर मैं समझता हूं कि बीजेपी की होती, हम या मोदी जी की 2012 से लेकर 2014 तक की स्थिति देखें, तो जिस गेंद पे छक्का मारने और छक्के वाली बॉल पे उन्होंने 12 रन ले लिए। अब ये कला है दरअसल आशीष जी, कांग्रेस की पूरी क्रिकेट टीम अपने उस कप्तान के साथ लगी जो नॉन प्लेइंग कप्तान है। कप्तान तो दूसरे बन गए अभी, लेकिन जो नॉन प्लेइंग कैप्टन है उसके पीछे लगी जो छक्का मार सकता है। अब उनका फोकस ही नहीं है वहां पर, पूरी टीम वहां लगी हुई है 11। अब जो अतिरिक्त खिलाड़ी हैं, कांग्रेस की जो बेंच स्ट्रेंथ है वो वहां काम कर रही है। आप देखिए कि कमलनाथ मध्य प्रदेश में, दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश में, इसके अलावा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो राहुल गांधी के साथ है। तो किस तरह से वो भारत जोड़ो यात्रा पर फोकस कर रहे हैं। तो गुजरात हिमाचल के चुनाव तो उनके लिए अभी हमें लगता है कि कांग्रेस के एजेंडे में नहीं है। इसलिए मैं एक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं कि कांग्रेस ने अघोषित रूप से वहां वॉकओवर दे रखा है, वो मैदान से बाहर हो गई है और उसने कहा कि इस बार तो आप खेल लीजिए, हम तो 2024 के चुनाव के बाद मैदान में आएंगे, अभी लोकसभा की तैयारी है, मुझे ये लगता है। और इसके अलावा मध्य प्रदेश, बिल्कुल बिल्कुल राघवेंद्र जी, आपने बहुत अच्छा जिक्र किया। कमलनाथ जी सन 2002 में जब मोदी जी का पहला चुनाव हुआ था, उस समय गुजरात में कांग्रेस के प्रभारी थे जी। दिग्विजय सिंह जी की सभी बेटियों की शादी गुजरात में हुई है। उनके दामाद गुजरात से, गोधरा जिले से विधायक भी रहे हैं, पंचमहाल जिला जो कहलाता है, और गुजरात से लगा। लेकिन सारे नेता इस समय वहां नहीं है। एक तरीके से जिनका, जो गुजरात को जानते हैं, गुजरात की तासीर को समझते, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी पुराने अनुभवी लोग। गुजरात की बात करेंगे तो ज्योतिराज सिंधिया का भी रिश्ता गुजरात से है, बिल्कुल, वहां उनकी ससुराल है। वहां तो फिर बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं जो आपस में गुथे हुए हैं। लेकिन अभी तो कांग्रेस का फोकस राहुल गांधी पर है और 2024 पर है। इसके बाद अगर उनका फोकस होगा तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, जहां वो चाहेंगे कि तीनों राज्यों में उनकी सरकार की वापसी हो। राजस्थान में संकट है, गुजरात, छत्तीसगढ़ थोड़ा सा कंफर्ट जोन में है कांग्रेस, मध्य प्रदेश में फाइट होगी। संदीप जी, समय की कमी, लेकिन गुजरात के रण में मध्य प्रदेश के नेताओं का दम तो दिख रहा है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं का दम ना तो मध्य प्रदेश में नजर आ रहा है, हो सकता है कि इस यात्रा में नजर आए जो भारत जोड़ो यात्रा है, लेकिन गुजरात के चुनाव में जो कभी महत्वपूर्ण भूमिका होती है मध्य प्रदेश के नेताओं की, कांग्रेस के नेताओं की, वो वहां से गायब है। आपकी राय? देखिए राघवेंद्र जी, बीजेपी कोई भी चुनाव हो पूरी ताकत से लड़ती है, वो अपने नेताओं का बेहतर उपयोग करती है। जहां तक आपने मध्य प्रदेश के बीजेपी नेताओं की सक्रियता की बात कही, आपको ये पता होगा कि मध्य प्रदेश की बड़ी तादाद में मजदूर उस इलाके में बसे हुए हैं, बिल्कुल, वहां बहुत बड़े इलाके में काम भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के नेताओं के जरिए लुभाने की वो भी कोशिश है। जहां तक आपने कांग्रेस की बात कही, तो कांग्रेस का वही हाल है कि वो डबल माइंडेड होते हैं। क्रिकेट की भाषा की बात चल रही थी, आशीष जी ने कहा, आपने कहा, तो जैसा मुरली मनोहर मंजुल हमेशा एक कमेंट्री में अपने कहते थे कि बैट्समैन डबल माइंडेड हुआ, वो सोचा आगे जाऊं या पीछे जाऊं, तब तक गेंद विकेट उड़ा चुकी। तो मुझे लगता है कांग्रेस की लगभग स्थिति वैसी है। तो कुल मिलाकर ये क्रिकेट के खेल जैसा है। अब तो पहले 5 दिन का मैच होता था क्रिकेट का, टेस्ट मैच, फिर वनडे हुआ, अब T20 हो गया है, और बारिश की होती है तो 5 ओवर का भी मैच होता है, 10 ओवर का भी होता है। तो देखते हैं इसमें जो टीम डबल माइंड होगी उसके विकेट उड़ जाएंगे। तो कुल मिलाकर गुजरात के रण में मध्य प्रदेश का दम, हम इस पर चर्चा कर रहे थे। चुनाव के नतीजे बताएंगे कि कौन दमदार है और कौन कमजोर। मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। जशीष जी आपका बहुत बहुत साधुवाद, आशीष जी आपका भी, और संदीप जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के नेताओं की सक्रियता असर दिखाएगी ऐसी उम्मीद करते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ गुजरात का इलाका, खासतौर से जो यहाँ के लीडर हैं मध्य प्रदेश के, वो असर रखते हैं। बाखबर में इतना ही, कल किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।